ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो कि 2020 में 22 वाला पेपर में 23 वाला 24 वाला में भी ये छाप के आया था। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का 5 नंबर वाले यानी 5 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि पेपर में बाबू आपको फिक्स है कि यहाँ से 20 नंबर की तैयारी पक्की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा सा, जो हर एक साल पेपर में पूछे जाते हैं। और आपको क्वेश्चन का रिव्यू दिखा देता हूँ। चाहे आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशन से सारे क्वेश्चंस को इसमें समावेशन किया गया है। और इससे बाहर मतलब एक एक क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट किया गया है भाई, जो कि अच्छे से अगर तैयारी करके जाते हो समझिए कि पेपर में यहीं से फंसेंगे। तो आज की वीडियो मिस मत करना, प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन को ऐसे सेट किया है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये 2024 के पेपर में आया था, 23 में भी आया था और 22 में और यहाँ पे 20 में। 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, तो ये क्वेश्चन 21 में नहीं आए थे। लेकिन ये जो देख रहे हो इतने साल से पूछा जा रहा है, तो ये काफी वायरल क्वेश्चंस हैं। तो पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कैसे लिख के आना है, आपको सारा चीज हम सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है इसमें कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या समझते हैं इसका मतलब तात्पर्य का मतलब परिभाषा पूछा है इसका, ठीक है। और इसी प्रश्न में अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध का परिभाषा दीजिए। इसी तरीके से 5 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी मोस्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान समझना, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध का यहाँ पे पहले परिभाषा दोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कुछ ना आए तो उसका ट्रिक भी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हेडिंग डालोगे ओमीय प्रतिरोध, इसके बारे में लिखोगे क्या कि वे प्रतिरोध जो ताप की सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का पूर्णतः पालन करती है उसे ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं या ओमीय प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, ओमीय प्रतिरोध की वे प्रतिरोध जो ताप की सभी परिस्थितियों में यानी कि जो टेम्परेचर होगा चाहे कोई भी परम हो या न्यूनतम हो, तो उस पर सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का ये पूरी तरह से पालन करती है, इसी को हम लोग ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसका आप प्रैक्टिकली यूज अभी नहीं किए होंगे, बस आप थ्योरी याद करिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब देखिए अनओमीय प्रतिरोध किससे कहते हैं, इसको फिगर के साथ आपको समझाना है, पेपर में भी ऐसे ही बनाना होगा। जैसे देखिए अनओमीय के बारे में पहले लिखेंगे कि वे प्रतिरोध जो ताप बदलने पर ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करती है उसे ही अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से जो टेम्परेचर चेंज होता रहता है उस समय ये ओम के नियम का पालन करना छोड़ देती है, तो उसी समय इसका अनओमीय प्रतिरोध कहलाना उचित हो जाता है। और यहाँ पे ग्राफ का ढलान देखिए, सबसे पहले इसमें ग्राफ के माध्यम से पेपर में बनाना होगा। तो यहाँ से मूल बिंदु ओरिजिन ले लेंगे शून्य से, इसमें धारा ऊपर की तरफ चलेगी और वोल्टता इस समांतर दिशा में। इसमें ग्राफ जब बनाएंगे इस दोनों एंगल के यहाँ पे बीच में, तो ये ग्राफ जो बनेगा ये सीधे जाएगा, फिर ढलान इसका नीचे की तरफ मुड़ेगा। बस यही होता है अनओमीय, क्योंकि इसमें प्रतिरोध जो होता है टेम्परेचर के साथ साथ इसमें बदलाव आता है, तो ये ओम का नियम का पालन करना भूल जाती है, तो ये अनओमीय हो जाता है। ऐसे ही आपको फिगर बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें एक और है ना, इसमें पूछा था, इसमें देखिए बाबू वोल्टता धारा के ग्राफ बीच खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध पूछा था इसमें। तो आइए गत्यात्मक प्रतिरोध को भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यही ना। तो लिखेंगे अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता में अल्प परिवर्तन, अल्प का मतलब बहुत ही छोटा सा, कम परिवर्तन के साथ संगत माने उसके साथ धारा में अल्प परिवर्तन के अनुपात को ही हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बस समझना है इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस।
अब इसको अच्छे से लिख लोगे। गत्यात्मक प्रतिरोध के लिए स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है इसमें, और यहाँ पे स्मॉल आर बराबर डेल्टा V और अपन इसको डेल्टा T बोलेंगे। डेल्टा का प्रयोग कब करते हैं? जब थोड़ा सा अल्प वृद्धि हो या अल्प कमी हो, तो उस समय हम लोग डेल्टा का प्रयोग तुरंत कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आगे चलेंगे। यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये पेपर में भाई बार बार पूछा जाता है, आप चाहे PY क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। क्या बोला इसमें कि दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। सबसे पहले इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इसमें समझना है कि परिपथ में क्या क्या चीज का मान दिया है और क्या प्रश्न इसमें पूछ रखा है। सबसे पहले चलेंगे, इसमें पहले प्रथम नंबर दिया है कि परिपथ की तुल्य धारिता, यानी कि धारिता इसकी पूरा क्या होगा वो बता दीजिए। दूसरा नंबर यानी 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश कितने होंगे, चार्ज, उसका मान बता दीजिए। तो दोनों को आराम से निकालने से पहले आपको क्या करना होगा बाबू, इस फिगर को समझना होगा। सबसे पहले ये परिपथ आप ध्यान समझ लीजिए, इस परिपथ में क्या क्या दिया है। यहाँ पे देखिए 2 माइक्रोफैरड का यहाँ पे संधारित्र यहाँ पे भी है, 6 माइक्रोफैरड का यहाँ भी है। इसके बाद अंदर सब चलेंगे 3 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड से जोड़ा है, इसको 6 माइक्रोफैरड से, और इसमें बैटरी जोड़ दिया है 10 वोल्ट की। जब 10 वोल्ट की बैटरी है और 6 माइक्रोफैरड संधारित्र से ये जोड़ा है, तो इसमें आवेश पहले क्या होगा ये भी तो निकालना है, और टोटल धारिता क्या होगी। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको इसलिए मैं सॉल्व करके लाया हूं ताकि अच्छे समझा दूं और आप भी देख लीजिए कि कैसे लिखेंगे एग्जाम में। ठीक, चलिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो लिखेंगे सबसे पहले कि यह एक संतुलित व्हीट जो होता है ना, व्हीट स्टोन सेतु वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें। अतः 12 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में। कौन कौन से बाबू, यहाँ पे आइए। फिगर जो बच्चा समझ लेगा सॉल्यूशन आराम से करेगा। देखिए इसमें 12 माइक्रोफैरड ये है, और इसके ठीक बगल में इधर जब आएंगे तो ये 6 माइक्रोफैरड। ये दोनों किस क्रम में है, अगर हम इसको लंबा करेंगे तो इस श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो 1/C1, यानी कि क्योंकि C1 निकालना है, इसकी धारिता फर्स्ट पहले निकालेंगे, तो इसके लिए सूत्र होगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसके लिए 1/12 रखेंगे और 1/6, इस तरीके से 6 रख लेंगे। अब दोनों का सॉल्यूशन करिए तो 1/C बराबर, ये दोनों का एलसीएम 12 ही होगा बाबू, और 12 है कम 12 और प्लस 6 दूनी 12, 2 बढ़ जाएगा, तो ये 2 1 3/12, इसको काटेंगे तो 3 कम 3 और 300 का 12, 1/4 आ गया। इसलिए C1 बराबर हम लोग 4 माइक्रोफैरड निकाल लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए 6 माइक्रोफैरड और एक क्या है बाबू 3 माइक्रोफैरड, ये भी किस क्रम में है, ये भी श्रेणीय क्रम में है। इसको भी अगर हम इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो इसको भी सेम वैसे ही हल करेंगे जैसे अभी ऊपर किए। 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में, ऐसे करोगे। अब इसका भी सेम फार्मूला जो ऊपर लगाए थे 1/C2 इसमें कर लेंगे, क्योंकि उसमें C1 निकाले थे। अब इसके आगे वाला जो धारिता होगी C2 हो जाएगी, तो 1/C2 बराबर 1/6, ठीक है, प्लस 1/3 हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे कैलकुलेशन के थ्रू, तो यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान समझिए, एक एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 1/C2 बराबर 1 प्लस 2/6, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करिए, सिंपल सा 8 था। अब 2 1 3/6, 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, इसका मतलब C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसमें C1 और C2 समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये तो श्रेणी क्रम में आ गया हम लोग का। ये C1 का मान 4 माइक्रोफैरड और C2 का मान हम लोग का अभी कितना आया था बाबू, यहाँ पे आया था 2 माइक्रोफैरड। अब ये श्रेणी क्रम में जोड़ के लाए थे। अब यहाँ से C1 और C2 को समांतर क्रम में ऐड करेंगे, क्योंकि तुलना करेंगे ना तुल्य प्रतिरोध निकाल के। लिखेंगे तुल्य धारिता C1 तथा C2 समांतर क्रम में है। अब किस क्रम में आ जाएंगे बाबू, समांतर क्रम में, एक दूसरे के ऊपर नीचे पैरेलल में हो जाएंगे। यहां से देखिए C बराबर C1 प्लस C2 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे C बराबर हो जाएगा, C1 का मान 4 आया था प्लस C2 का मान 2 रखेंगे। इस तरीके से C बराबर 6 माइक्रोफैरड आ गया। देखिए यही लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा वरना नंबर कट जाएगा। तो तैयारी अच्छे से किए रहोगे तो दिमाग लगा के कर लोगे। इसके बाद अब दूसरे नंबर पे चलेंगे। इसमें
क्या लिखा है इसमें कि 2 माइक्रोफारेड में आवेश का मान 0 होगा। जो जब 2 माइक्रोफारेड का वहां पे हम चार्ज का अगर वैल्यू देखेंगे तो वहां पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल आवेश यहाँ पे हमें पता है कि Q इक्वल टू सी भी होता है, C और इंटू V होता है। वी नो दैट 6 यहाँ पे कूलाम आया था, यहाँ से देखेंगे, और V का मान 10 वोल्ट की बैटरी दिया था, तो 6 गुणे 10 करेंगे तो Q का मान आ जाएगा 60 कूलाम। इस तरीके से हम लोग 60 माइक्रो कूलाम कर लेंगे, और माइक्रो कूलाम इतना जब आ जाएगा तो यहाँ पे C2 का मान भी हम लोग आवेश में रख के निकाल लेंगे। C2 में कुल आवेश क्या होगा, तो Q बराबर C2 इंटू V। इसका मतलब C2 का मान यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड आया था, और V का मान तो वही रखेंगे जो प्रॉपर दिया है सबके लिए, 10 वोल्ट की बैटरी है। Q बराबर यहाँ पे 2 गुणे 10 यानी भी 20 माइक्रो कूलाम, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड पर ये समान कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पे आवेश इतना हो जाएगा। अतः यह 3 माइक्रोफैरड पर आवेश जो होगा 40 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। इसी तरीके से बस लिखना होगा। थोड़ा एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको समझने में दिक्कत है, छोटे वाले तो आप कर ही लोगे। ठीक है, चलिए अभी तो आगे बहुत ही मोस्ट सिंपल क्वेश्चन लाए हैं जो पेपर में आते हैं, वही समझना है। ठीक, एक और ही प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, काफी वायरल क्वेश्चन है कि किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए एक ही प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न इसमें डाल देगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही प्रश्न दिए जाते हैं। अब आगे लिखा है कि धारा अवयव यानी कि डेल्टा एक्स इंटू आई यहाँ पे देखिए मूल बिंदु पर स्थित है। मूल जो ओरिजिन पॉइंट होता है वहां पे इसको स्थित है, तो अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तो कह रहा है कि अवयव के कारण वाई अक्ष पर 0.5 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण क्या होगा, इसको यहाँ पे बताना है, इसका परिमाण बताना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से सिंपल तरीके से सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिएगा कि दिया है कि डेल्टा एक्स बराबर कितने सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, सिंपली लिख लेंगे इतना। तब से हम लोग बायो-सेवर्ट का पहले यहाँ पे नियम बताएंगे। क्या लिखेंगे इसमें कि बायो-सेवर्ट का नियम के अनुसार वही कहेंगे, तो यहां से लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी अल्प यानी कि यांश, अल्पयांश का मतलब छोटा सा अंश यानी कि डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, चालक में बहने वाली धारा I तथा साइन थीटा के समानुपाती एवं चालक के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के उल्टा यानी 1/अपान के रूप में होता है। तो इस तरीके से आप बायो-सेवर्ट का नियम लिख लीजिएगा। ठीक, तब से इसमें थोड़ा सा अर्थात करके इसी चीज को लिखेंगे जो ऊपर लिखा गया है। क्या लिखेंगे कि B इंटू आई यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के ये अनुक्रमानुपाती होता है I, ठीक, और B प्रोपोर्शनल डेल्टा एल लिखेंगे, और फिर नीचे लिखेंगे कि B यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन थीटा, और वही चीज जो है यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो वही B यहाँ पे B प्रोपोर्शनल 1/r², यही चीज हमें दिखाना था। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिएगा कि संयुक्त करने पर जब हम लोग जोड़ेंगे इस दोनों को आपसी में, तो ये सूत्र बन जाएगा। क्या बनेगा कि B इक्वल यहाँ पे देखिए μ0/4 इंटू यहाँ पे देखिए I इंटू डेल्टा आई, यहाँ पे देखिए डेल्टा एल साइन थीटा/r², यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से आराम से तैयारी कर लेना है, और तब जाके यहाँ से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में दिया था कि मान जो दिया था, इसमें क्या दिया है देखिए, आई का मान 10 एम्पियर दिया था, ठीक है, और डेल्टा एल का मान 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे बाबू, तो 1 गुणे 10 के पावर -2 मीटर में चेंज हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है, तो 90 अंश रख लेंगे, और इसकी रेडियस दिया है 0.5 मीटर। अब हम लोग इसमें जो मान दिया था इसी चीज का मान तो वहां पे रखें, ये जो मान दिया है पुट अप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे धारा दिया है, दूरी दिया है, इसी तरीके से सारा चीज यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि अब सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। अब इस तरीके से अब लिख लेंगे।
अब हम लोग बायो-सेवर्ट का सूत्र जो निकाले ना उसी सूत्र पे इसको रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, b बराबर यहाँ पे म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। अब इसी सूत्र पे इस मान को रखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। b बराबर यहाँ पे 10 की पावर माइनस 7 यहाँ पे माइक्रोफायरड का इंटू आई का मान 10 अगुणे डेल्टा एल जो है इसमें 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर लिए हैं, ठीक है। सॉरी मीटर में चेंज कर लिए हैं ना हम, मीटर में इंटू साइन थीटा, थीटा का जगह 90 अंश ले लेंगे। अब बटे में आर, आर जो है इसमें क्या हो जाएगा, आर का मान जो हो जाएगा बाबू ये 0.5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब यहां से करेंगे क्या, सिंपल तरीके से b बराबर 10 बटे में 25 रखेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, यहाँ पे देखिए 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर 2, ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो एक जीरो से 30 में से कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरीके से 10 बचेगा और बटे में इसका वर्ग कर देंगे तो 25 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 7 बचेगा और ये साइन थीटा का मान वहां से ले लेंगे तो 1। इस तरीके से यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो ये कटा दीजिए, 5 से 5 दूनी के 10 और 5 5 से 25 यानी कि 2/5। अब इसको क्या करेंगे सिंपल तरीके से कि इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये 4 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, एक जो है ऊपर जाएगा तो ये पॉइंटली में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कटाएंगे ना इसको, ये ऊपर 20 हो जाएगा, एक दशमलव बढ़ा लेंगे तो इसमें, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा 5 पंचों के 20 इस तरीके से, और एक दशमलव इधर बढ़ेगा तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 था तो वही 4 गुणे 10 की पावर 8 माइनस में हो जाएगा टेम्परेचर, यानी टेस्ला हो जाएगा। इस तरीके से आंसर कर लेंगे, ठीक है। आराम से याद कर लीजिएगा उसको, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि समझिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होता है, 5 नंबर वाले हम बाकी आसानी समझते चलिए, ठीक है। इसमें लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 यानी कि टी के चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणे 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर आवेश प्रवेश करता है, तो इसके सर्पी यानी कि सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, यानी रेडियस क्या होगा, जो सर्पिलाकार वाला होगा वही बताना है। सबसे पहले इसमें क्या क्या मान दिया है पहले तो लिख लिया जाए, ठीक। लिखेंगे, दिया गया है कि वेक्टर v इक्वल टू, यहाँ पे दिया है कि 0.3 टी और v का मान 4 गुणे 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया है, और यहाँ पे कितने एंगल का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश का। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आवेश इसका निकालेंगे, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर E होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो कितने आवेश होते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। और Mi जो पृथ्वी की यहाँ पे क्या होती है बाबू, पृथ्वी की मास होती है वो कितनी होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम होती है। ये आप पहले से जानते हैं कितना होता है निर्धारित, तो इतना आप लिख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए मान का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या क्या बोला था कि सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे, आर बराबर m इंटू वी साइन थीटा अपान में हो जाएगा, यानी बट्टे में q इंटू बी हो जाएगा, ठीक। अब इसी सूत्र पे मान को रखेंगे, स्मॉल r बराबर रखेंगे m का मान, पृथ्वी की जो मास होता है यानी कि द्रव्यमान वो कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू v दिया था, इसमें कितना था बाबू, तो यहाँ पे 4 गुणे 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड था, और साइन थीटा, साइन और थीटा का मान 60 अंश पे दिया था, तो आराम से रखो और बटे में चले आओ। Q का मान हम लोग निकाले हैं ना अभी कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थे B ये 0.3 थी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आप आराम से कर ही लोगे। क्या है इसमें कि इसको सबसे पहले कटा दो, 0.3 से 9.1 को कैंसिल कर लो, और 1.6 से इसमें देखिए इसको भी कटा सकते हो, 4 को 16 यानी 0.4। इस तरीके से माइनस में 19 से इसको ऊपर लेके चले जाओ। अब मान को रखेंगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल r का मान आप सॉल्व कर लेना अपने से भी, खुद से कैलकुलेशन करके संतुष्ट हो जाना, अपने से करोगे तो अच्छा रहेगा। 65
67 गुणे 10 की पावर -7 मीटर, और इसको 1 दशमलव इधर लाएंगे तो यहाँ पे दशमलव का पावर से ये घट जाएगा, तो आर का मान 6.56 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा, 7 था तो मीटर में। यही इसका आंसर निकलना था। सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या हमारा निकल गया, आराम से पेपर में छाप देना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस बार 5 नंबर वाले, तो तैयारी बेहतर करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि आपको पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे फ्री में देने जा रहे हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। डीके सर क्लासेस टेलीग्राम का नाम है, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस, CLASSES क्लासेस डालिएगा, और जो यूट्यूब पे ये डीपी दिख रहा है यही से वहां भी दिखेगा, जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है बाबू की 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा जो है 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? तुरंत ही शून्य हो जाती है। तो कह रहे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी ईएमएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, मान रख के निकाल लेना है। दिया गया है कि L जो है ये स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ये कितना है? तो 5H का मतलब हेनरी होता है, ठीक। और डेल्टा I जो है इसमें कितने, डेल्टा का प्रयोग कब होता है? जब अल्प अल्प वृद्धि हो, अल्प कमी हो। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जो धारा है 5 एम्पियर की धारा जो है ये क्या है? तो 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड का मतलब बहुत कम है ना इसमें धारा, इसलिए यहाँ पे धारा करें समय, इसलिए डेल्टा आई बराबर माइनस में लिखेंगे 5 - 0। 5 क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि 5 एम्पियर की जब धारा बह रही है तो इतने ही सेकेंड में, कम समय में निकल जा रही है, इसलिए -5 में 5 से करेंगे तो -5 ही होगा। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो ये क्या होगा? 5 ही होगा, लेकिन माइनस में होगा, इसलिए -5 एम्पियर लिख लेंगे, ठीक। अब डेल्टा टी जो है यहाँ पे कितने की हो रही है? तो 0.1 सेकेंड यहाँ से उठा के रखेंगे, ठीक। अब मान रखिए, क्या रखेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको ईएमएफ बोलते हैं, तो इसी का मान निकालना है। सबसे पहले सूत्र याद करो, E बराबर, स्मॉल ई बराबर -L इंटू डेल्टा आई अपन डेल्टा टी। ये तो बार बार आप प्रैक्टिस किए होंगे इस सूत्र पे, है ना। चलिए मान रख लेते हैं, क्या करेंगे? E बराबर -5, क्यों? क्योंकि माइनस में ये सूत्र होता है पहले से, कि ये -5 L का मान रखिए, तो -5 अगुणे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डेल्टा आई का मान हम लोग कितना निकाले हैं बाबू? ये माइनस में 5 है, तो ये -5, ये देखिए गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और जो डेल्टा टी है 0.1। अब सीधे सीधे बात करिए, 5 × 5 = 25, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ये 250 वोल्ट हो जाएगा, बस काम खत्म। यही निकालना था, आराम से करिएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में छप के आएगा, और 8 तारीख को या फ्यूचर पेपर देने जाओगे उसमें ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो तैयारी बेहतर करोगे तभी जाके तो गर्दा उठाओगे। चलिए इसका पीडीएफ हम डीके सर क्लासेस पे डालेंगे, टेलीग्राम पे जुड़े रहना, ठीक है। आज जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं है भाई, लाइक करो, कमेंट तो एक कर ही दो। जितने भी बच्चे देख रहे हो ईमानदारी से कमेंट करो कि सर कैसी वीडियो लग रही है, इसी टाइप के और भी लाएं, या किस टाइप के वीडियो चाहिए आपको, जल्दी से कमेंट कर दो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? ये पेपर में पूछे ही जाएगा, विद्युत वाला चैप्टर से क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम क्या है उसको भी लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही प्रश्न में 2 टाइप के सिंपल क्वेश्चन घुसा दिया जाता है। और देखिए ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मतलब कि आप समझ गए होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जो कि 2020 में 22 वाला पेपर में, 23 वाला, 24 वाला में भी ये छाप के आया था। तो लिखोगे कैसे? बहुत बच्चे रट्टा मार के जाते हैं, लिखने का तरीका मालूम नहीं है, तो ये सभी चीजें सीखो। पहले देखो, पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहले क्या करोगे? हेडिंग लगाओगे। क्या लिखोगे इसमें? टू द पॉइंट, साफ साफ लिखोगे कि जब चुंबक एवं कुंडली के बीच क्या क्या है बात, कि जब चुंबक और जो चुंबक कुंडली है ना, उस कुंडली के बीच, इस दोनों के बीच की बात की जा रही है, कि जब चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षिक गति, एक दूसरे के अपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन होता है। इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित ईएमएफ
इसी को विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। आप कक्षा 10 में भी इस चीज को पढ़े होंगे। अब बहुत ही प्यारा सा आप जनरेटर के कार्य में भी देखे होंगे, तो यही प्रक्रिया उसमें भी होती है। तो आराम से इस चीज को समझ लीजिए और पेपर में ऐसे ही लिखना। चलिए अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम, क्योंकि इसी प्रश्न में पूछा है ना। इसमें ध्यान से समझिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे ने कौन सा नियम दिया था, इसको पहले समझाइए। क्या लिखोगे इसमें, ध्यान समझिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के 2 नियम हैं। 2 नियम दिया था भाई। पहला नियम सबको याद है कि नहीं? चलिए देखिए कैसे लिखोगे। फर्स्ट नंबर कि जब किसी बंद कुंडली में, कोई कुंडली है और वो पूरी तरह से बंद है, तो बंद कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स की रेखाएं निकलती है उसमें तुरंत परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। पहला तो नियम उसने ये बताया था। दूसरा नंबर उसने क्या बताया दूसरा नंबर में, कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन, जो फ्लक्स होंगे उसमें से धाराएं निकलती हैं रेखा के रूप में, उसमें परिवर्तन के दर ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसमें कोई परिवर्तन भी होता है तो वो ऋणात्मक मान के बराबर हो जाता है, उसने ये भी बताया था। और साथ में आराम से उस क्वेश्चन को आप लिखने का तरीका भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न है आपके सामने, एक प्यारा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से आप इसको पढ़ के चाहिएगा, पेपर में छप के आने वाले क्वेश्चन से। चलिए बाबू, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी भी आपके लिए एक ऑफर कर दिया हूं। आप लोग नोट्स परचेज कर सकते हैं केवल 49 रुपया में सभी विषय, केवल 49 रुपये में सभी विषय ले सकते हो। ठीक है, केवल इस नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सअप करना 630-791-2241 पे व्हाट्सअप करना। सर मुझे नोट्स चाहिए, आराम से 49 रुपये में मैं विषय दे देंगे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारा चीज़। तो आप लोग जुनून से पढ़िए, आपके लिए इतना सस्ता कर दिया हूँ। और 49 रुपया इसलिए ले रहा हूँ कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप पैसा दिए रहेंगे तो आपको महत्व समझ में आएगा, तो पढ़ लेंगे। चलिए आगे प्रश्न समझिए। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर डिपेंड करता है? तो लिखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन से? तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? फाई से। फाई बराबर होता है V इंटू ए कॉस थीटा। ये वाला याद रखिएगा कि कॉस यहाँ पे क्या होता है, फाई बराबर बी ए इंटू कास फाई थीटा। तो ये वाला याद रखिएगा। और यहाँ पे इसी चीज के बारे में डिफाइन कर देंगे। पहले नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र के मान पे डिपेंड करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि जितने एरिया में चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके मान क्या है उस पर भी निर्भर करता है। दूसरी नंबर चुंबकीय क्षेत्र यानी जो एरिया है उस एरिया के भी बारे में निर्भर करता है। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, और उसका क्षेत्रफल की सदिश की दिशा के बीच कोण जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए अब इतना तो हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला परिपथ से रिलेटेड है। बच्चे डरते हैं परिपथ से सवाल से, तो आराम से पढ़िए ना, ध्यान समझिए। पहले लिखा है इसमें कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती, यहाँ पे धारा स्रोत जो है, धारा का स्रोत क्या है इसमें, तो 282 साइन इंटू ब्रैकेट में 100 पाई टी इंटू वोल्ट, इसको वोल्ट में दिया है। तो यहाँ से कह रहा है कि से प्रदर्शित कर दिया है। तो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बाबू? स्मॉल आर, ठीक है। और बाह्य प्रतिरोध क्या होता है? कैपिटल आर। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध दिया है 2000 ओम है। तो ज्ञात करना है इसमें क्या क्या? पहले नंबर कि स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य क्या मान होगा वो बताइए। दूसरा परिपथ का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा ये बताइए। तीसरा परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी ये बताइए। और ये 100% गारंटी लिख दिया हूं कि ये पेपर में चाहे 2025 वाला हो, चाहे 26 वाला हो, चाहे 27, सब में ये आएगा। क्योंकि भाई इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है इसके जैसा कि दे देगा। तो ये बहुत ही काफी खतरनाक क्वेश्चन है। परिपथ पहले समझिए, इसमें सवाल करने से पहले परिपथ क्या क्या दिए इसमें। तो यहाँ पे C जो है इसमें 10 माइक्रोफैरड,
जो एल का यहाँ पर कितना है 40 हेनरी का है, आर का है 2000, ये आर है जो ये 2000 का है इसमें, और यहाँ से R1 का है 2000 यहाँ पे ओम के रूप में। तो यहाँ से R डैश ले लेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले जो जो प्रश्न पूछा था आराम से यहाँ पे लिखाएंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे इसमें कि दिया है v का मान 282 साइन अंडर रूट कर रहे हैं ब्रैकेट में 100 पाई टी, ठीक है। अब इसमें v नॉट का मान 282 रख लेंगे और ओमेगा जो होगा इसमें 100 टी, ठीक है। अब यहाँ से l का मान 40/पाई हो जाएगा हेनरी में। अब क्या करोगे बच्चों, इसमें पहला का मान हम लोग निकालेंगे। पहला का मान हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, VRMS, जो कि आपको मैं दिखा दूं। इसमें क्या बोला था, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य, इसमें यही निकालना था इसमें। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिख लोगे VRMS, इसी को VRMS भी लिख लोगे, सूत्र लगाओगे V नॉट अपॉन अंडर रूट में 2 होता है, ये वाला सूत्र याद रखना। अब V नॉट का मान 282 अंडर रूट में 2 लिखिएगा बटा के। अब इसमें डिवाइड करोगे 282 में, तो अंडर रूट 2 का मान होता है 1.41। अब इसी चीज को रख के सॉल्यूशन करोगे तो भाग दोगे तो ये कट के आएगा VRMS का मान 200 वोल्ट। पहला का तो ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा देख लो प्यारे बच्चों, दूसरा देखो, प्रेरण प्रतिघात XL से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसका सूत्र होता है W/L। ये जो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान दिया है W 100 पाई इंटू एल का मान 40/पाई, पाई से पाई कैंसिल, और 100 में 40 से गुणा करेंगे 4000 ओम आ जाएगा, ठीक। एक्सेल का मान इसी तरीके से करना है, एकदम बेचैन नहीं होना है, शांति से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न इसमें तीसरा था कि प्रतिबाधा बताइए। तो जेड को प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, जेड बराबर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों की अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL का माइनस XC का होल स्क्वायर। यही पे आप मान रखेंगे प्रतिबाधा निकालने के लिए एक्स, यहाँ से XC का पहले निकालेंगे तो 1/ओमेगा C हो जाएगा, और यहाँ पे 1/ओमेगा का मान यहाँ पे 100 पाई इंटू 100/पाई हो जाएगा, पाई से पाई कटाई लो ना, इंटू 10⁻⁻6 सॉल्व करोगे तो ये बाहर आ जाएगा आराम से 1000 पाई। इस तरीके से कर नहीं लोगे पाई कह रहे हैं ओम, ओम बाबू ओम, और तब सके प्रतिबाधा निकालेंगे। प्रतिबाधा निकालने के लिए लास्ट में ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसी पे मान रखिए, अंडर रूट में करेंगे आर का मान जो था 4000 अभी निकाले, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस XL का मान 4000 माइनस XC का भी मान 1000 का पूरा का इतने का स्क्वायर कर लो। अब इसमें 4000 का स्क्वायर करोगे तो इतने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 60 लाख पूरा इतना हो जाएगा। और इसका भी दोनों में से पहले माइनस करो, 4000 में से 1000 तो 3000 का स्क्वायर करोगे तो ये इतना आ जाएगा। अब दोनों को ब्रैकेट से बाहर करना है तो सबसे पहले इसको दोनों को जोड़ेंगे ना, अंदर अंदर जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ये बाहर आएगा तो 5000 हो जाएगा। आराम से कर लेना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे करके मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि एक समतल विद्युत चुंबकीय का समीकरण जो E बराबर 100 cos इंटू में 6 × 10⁸ t प्लस 4x इंटू V/m है से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या करना है इसमें, देखिए इसमें मान पूछा है बाबू, ध्यान समझिए। पहला माध्य का अपवर्तनांक बताइए, माध्यम में, ये माध्यम है बाबू, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग बता दीजिए, आज चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताइए। तीनों क्वेश्चन अच्छे से आप कर लीजिएगा। इसको मैं आपको HW में दे देता हूं कि आप लोग खुद करिएगा घर पे बैठ के, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और टेलीग्राम पे आओ जल्दी से, मैं इस पूरे PDF का दे देता हूं फ्री में, आपको टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ टेलीग्राम पे, धुआं करना है तो टेलीग्राम का नाम याद करो, DK सर। क्या लिखोगे, DK सर क्लासेज। DK सर क्लासेज आप जैसे ही टेलीग्राम में प्रवेश करोगे, लिखोगे तो अभी 2000 करीब बच्चे जुड़ रहे हैं, आप लोग जुड़िए उसमें, इसका फ्री में PDF देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।